The Rise of the Marathas, Chapter 3. Among the merchants, the hat bearers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French and the Danes. मतलब वे मर्चेंट्स जो हैट बियरर्स हैं, जैसे पुर्तगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच के लोग और डेन्स। ऑल्सो कंडक्ट ट्रेड, ये भी ट्रेड करते हैं। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स, लेकिन ये दूसरे व्यापारी की तरह नहीं है। दे आर फुल्ली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड, जो हमारा जो इंडिया है उसमें यह इंटर करना चाहते हैं। इंक्रीज देयर टेरिटरी, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। एंड प्रोपेगेटिंग देयर रिलीजन, और ये जो इम्पोर्टेंट है कि अपने रिलीजन को भी बढ़ाना चाहते हैं। मतलब उनके रिलीजन को जो मानने वाले लोग नहीं हैं उन लोगों को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपुल एंड नेवी एंड गन पाउडर्स आर देयर चीफ वेपन्स। मतलब ये क्या है, हट्ठी लोग हैं, मतलब जिद्दी से स्वभाव से जिद्दी हैं। और इनका जो पावर है, इनका जो चीफ वेपन है वो नेवी और गन पाउडर है। देयर टेरिफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स। इन पे क्या करना है, टेरिफिक भी कंट्रोल करना है और इनको स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने से मना करना है। ये एक अमात्य थे, रामचंद्र पंत अमात्य। ये एक अधिपत्र में बोल रहे हैं 1715 में, किनको, शिवाजी को, कि ये जो मर्चेंट्स हैं पुर्तगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और डेन्स, इनको मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने से रोकना है, क्योंकि ये हमारे लैंड में इंटर भी करना चाहते हैं, अपने टेरिटरी को बढ़ाना भी चाहते हैं और अपने रिलीजन को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के शुरुआत में यह एक कोट दिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें अंग्रेजों के आने वाले व्यापारियों के बारे में बात हो रही है और हमारे देश के बारे में बात हो रही है कि किस तरह के व्यापारी इस समय आने लगे थे 1715 के आसपास। रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में है। विद द ग्रैंड इंट्रेस्ट टू द पैलेस वेयर, ये देखिए एंट्रेंस है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रॉन्ड इन 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पे राज्याभिषेक किया गया, मेकिंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। और मराठा एम्पायर का क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। हु वेयर द मराठास, हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। मतलब ब्रिटिश लोगों से पहले ये पैन इंडिया पे किस तरह से मैनेज किए। लार्जेस्ट पैन इंडिया पे पूरा इनका कमांड था। वाट वेयर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, इनके गवर्नेंस का फीचर्स क्या था। वाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन द इंडियन हिस्ट्री, और हमारे इंडियन हिस्ट्री में इनका क्या इम्पैक्ट है। ये कुछ टाइमलाइन है जिसको समझते हैं। 1630 में बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी का हुआ और 1646 में, मतलब 16 साल 16 ईयर्स की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने रूल करना, मतलब लड़ाइयाँ लड़ना, लोगों को हराना, युद्ध में जाने लगे और इनका रूल शुरू हो गया। फिर 1657 में ये फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मराठा नेवी का स्टार्ट कर दिया, फाउंडेशन डाल दिया 1657 में ही, सिर्फ 27 ईयर्स में अपने उम्र के। 1666 में इम्प्रिजमेंट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा, इनको 1666 में इनको बंदी बना लिया गया, इनके और इनके बेटे जी को, संभाजी को। तो उसी पे यह मूवी भी बनी है, छावा। और दोनों को इम्प्रिजमेंट दे देता है औरंगज़ेब और बंदी बना लेता है आगरा में। वहाँ से यह भाग भी जाते हैं उसी साल और फिर दोबारा कभी भी औरंगज़ेब उन्हें पकड़ नहीं पाता। 1674 में छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन एट रायगढ़, मतलब उनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में। और 1677 में दक्षिण दिग्विजय शुरू किए, कन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। और उसके 3 साल बाद ही
उनका डेथ हो गया ज्वार से, बुखार होने के कारण उनका डेथ हो गया। 1682 से 1707 तक मुगल मराठा वार होता रहा। और फिर अगला टाइमलाइन में है कि 1654 में बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली, दिल्ली पे मराठा का कंट्रोल होना शुरू हो गया। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये क्या है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें मराठों की हार होती है और उनको पूरा भारत पे राज करने का सपना चूर चूर हो जाता है। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, मराठा जिसमें डिफीट होते हैं 1761 में। और इससे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 1526 में। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर और हेमू के बीच में। और फिर ये थर्ड बैटल हुआ मराठा और बाहर के जो आक्रमणकारी थे उनके बीच में, और यहाँ पे मराठा की हार होती है। 1775 से लेकर 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें मराठा का विक्ट्री हुआ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में मराठा लोग जीते। और 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, एंड ऑफ मराठा पावर हो गया 1880 में। जितने ज़्यादा दावेदार इंडिया पे, पूरे पैन इंडिया पे थे मराठा लोग का, उतना ही हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी था। वो भी एक काफ़ी वीर शासक थे, लेकिन उनके साथ पूरे पैन इंडिया कभी भी सबसे अगर कोई कट्टर शत्रु अंग्रेज़ों का रहा तो वो था हैदर अली और टीपू सुल्तान, उसका बेटा टीपू सुल्तान। ये दोनों काफ़ी कट्टर रहे और हमेशा अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन मानते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं मराठा के बारे में। हु आर द मराठाज? द मराठाज आर ए ग्रुप ऑफ पीपुल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के क्या थे? वो नेटिव थे। और मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आज वो कौन सा डे है, मतलब जगह है, आज के डेट में वो महाराष्ट्र है। दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक मराठी, और वे क्या बोलते थे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है मराठी बोलने पे। विच हैड ए रिच एंड कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री, उनका लिटरेरी हिस्ट्री कब से शुरू होता है? सिंस द 12th सेंचुरी, और 12th सेंचुरी से उनका एक सतत लिटरेचर शुरू हो जाता है। लिटरेरी हिस्ट्री क्या कहलाता है? द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन प्रोज या पोएट्री इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, जब गद्य और पद दोनों में इस मतलब लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अगर गद्य और पद का विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए और उसका एक इतिहास बनता चल जाए तो उसे लिटरेरी हिस्ट्री कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी देम राइज एज ए पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी दैट विल अल्टर द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे मराठा का जब हम बात कर रहे हैं तो मराठी लिटरेचर का यहाँ पे क्या काम है ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब इन लोग पॉलिटिकली जब स्टार्ट किए तो जो एक होने का जो भाव होता है कि मराठी हम एक हैं या बिहारी हम एक हैं या एमपी के हम एक हैं, जो आज ये जो भाव है वही भाव उस समय डेवलप हुआ जब शिवाजी रूलिंग शुरू किए। तो मराठी लोगों में लगा कि हमारा भी एक राजा है जो पूरे पैन इंडिया पर रूल कर सकता है, इसलिए उनको सपोर्ट मिला। और ये तभी संभव है जब एक ही लैंग्वेज के लोग एक साथ इकट्ठे हों और अपने आप को एक समझे। तो जितने भी मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वे अपने आप को एक समझे और एक पॉलिटिकल पावर के रूप में राइज हुए जो मराठास कहलाए। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय यादव डायनेस्टी। ये यादव डायनेस्टी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी यादव डायनेस्टी पे क्या होता है, विजयनगर एम्पायर भी खड़ा होता है। और इसी यादव डायनेस्टी के देवगिरी जो दौलताबाद जो था, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे राजधानी शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद का, एज इट कैपिटल्स इन द अर्ली 14th सेंचुरी में द यादव डायनेस्टी वाज ओवर कम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। तो इस यादव डायनेस्टी के पास तीन हिस्टोरिकल इवेंट है।
एक तो है कि खिलजी ने आक्रमण किया, और दूसरा है कि विजयनगर एम्पायर का भी यहीं से स्टार्ट हुआ, और एक है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था। खिलजी के साथ जो नाम जुड़ के आता है वो है मलिक कफूर। तो हम देख सकते हैं कि इसी यादव डायनेस्टी के पास मतलब कि मराठा लोग का भी राइजिंग होता है, मतलब दो बड़े एम्पायर का राइज इसी यादव डायनेस्टी के आसपास होता है। और अगर आपने क्लास 7 का सेकंड पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें राष्ट्रकूट का भी यहीं पे डेवलपमेंट है। Amidst such political changes, the cultural traditions continued, particularly those related to भक्ति। पॉलिटिकल चेंज तो हो रहे थे लेकिन कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यू था, और वो था भक्ति मूवमेंट के द्वारा डिवोशन टू द डिवाइन या ए पार्टिकुलर डेटी। ये भक्ति क्या है ये भी समझना जरूरी है। मतलब भक्ति उसको कहते हैं जिसमें किसी एक भगवान के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोशन दिखाया जाए, और इस समय मतलब शिव जी का और विष्णु भगवान का ये दो गो का सबसे ज़्यादा भक्ति के लिए डेवलपमेंट हुआ, जो बाद में मतलब कि नैनार और आलवार संत के रूप में फेमस हुए। जो नैनार थे वो शिव के उपासक कहलाए, और जो आलवार संत थे वो विष्णु के उपासक कहलाए। बिटवीन द 7th एंड द 17th सेंचुरी, और ये कब डेवलप हुआ, 7th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच में। फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, संत्स एंड सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मेयरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म। मतलब इनका कहना था कि जो बाहर के जो कर्मकांड थे, वैदिक कर्मकांड जो उस समय चल रहे थे, यज्ञ पूजा वगैरह, उससे हटके इन लोगों ने एक्सटर्नल रिचुअलिज्म से हटके किधर अपलिफ्ट किया, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ। These sons coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the language of the masses, which allowed their message to travel far and wide। और उनका मैसेज बहुत दूर तक गया। Have you ever heard the term bhakti? What does it mean to you? Choose a bhakti sant from any part of India. I'll learn about their life, their teachings, and the message they shared। You can also find one of their poems या भजन्स and shared it with your classmates। तो भक्ति के बारे में ऊपर दे दिया गया है, डिवोशन टू द डिवाइन या ए पार्टिकुलर डायटी। बहुत छोटा में सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। तो भक्ति टर्म क्या है वो वहाँ से लिख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन टू यू, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है। तो इसका मतलब जो है हमारे लिए क्या है, इमोशनल बॉन्ड विद द डिवाइन रिगार्डलेस ऑफ वंस सोशल स्टेटस या नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। बिना कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के जो इससे हम बॉन्डिंग बना ले, वही मेरा मतलब है इस भक्ति से। चूज ए भक्ति संत, तो भक्ति संत के रूप में आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे कबीर दास काफ़ी फेमस है, इनके दोहे काफ़ी आपने पढ़े होंगे, एक से एक दोहे हैं। जैसे मतलब आप एक कह सकते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये भी उनका पोयम है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो इस तरह से बहुत सारे उनके क्या है, टीचिंग है जो लाइफ के लिए। अब इस तरह के मैसेज क्या है, ही स्प्रेड ए मैसेज ऑफ, उनका जो मैसेज अगर आप देखेंगे तो मैसेज क्या है, इक्वलिटी का बात करेंगे, ब्रदरहुड का बात करेंगे, और सिंपलिसिटी का बात करेंगे।
वे कबीरदास तो ऐसे थे कि मतलब इतने कटाक्ष थे कि मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पे उन्होंने समान तरीका से कटाक्ष किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जैसे मुस्लिम को वो कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया क्या जो उसको पुकारते हो, उसी तरह से हिंदू को कहते हैं कि अगर पत्थर के पूजने से कुछ हो जाएगा तो उससे तो अच्छा है ना कि हम उस चक्की को पूजे जो मतलब सबको खाना देता है। तो इस तरह से उनका जो मैसेज था काफ़ी सिंप्लिसिटी होता था और काफ़ी उनके मतलब कि स्ट्रांगली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट, जात पात, लिंग, धर्म, जो हम लोग जब आज़ाद होएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि एक तरह से हमें फ्रीडम मिलेगा। तो इस तरह से उनके पोएम और भजन भी हम लोग देख लिए, तो इनके बारे में और डिटेल में भी जानकारी ले सकते हैं। इन महाराष्ट्र मेनी संत लाइक दयानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सब जो संत थे ये महाराष्ट्र में फेमस हुए। तो उनका कुछ देखिए फिगर यहाँ दिया भी है। संत रामदास जी का यहाँ पे फिगर दिया गया और पोस्टल स्टैंप दिया गया है जो संत तुकाराम जी का दिखाया गया। इन लोग मराठी में गाते थे भजन कीर्तन और अपने भक्ति को दूर दूर तक लोगों को अपने मैसेज को पहुंचाते थे। गेंड पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम, जिस समय मराठा राइज हो रहा था उसी समय ये सब जो संत लोग थे वे काफ़ी पॉपुलर हुए। दे हेल्प्ड ट्रांसलेट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद एंड भगवत गीता इनटू मराठी। आप जब भी देखेंगे तो वेद के ही किसी पाठ को, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, यही 4-5 हमारे संस्कृत के इपिक्स हैं जिसे हर कोई ट्रांसलेट करना शुरू किया। मुगल ने भी ट्रांसलेट किया, मराठा ने भी अपने आप को पैन इंडिया पे शासन करने लायक बनाने के लिए उपनिषद और भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया ताकि उसमें जो फिलॉसफी है वे मराठी भी समझे और लोगों को भी समझाए और पैन इंडिया में एक जैसा फिलॉसफी डेवलप, मेकिंग देयर फिलॉसफी एसेसिबल टू द पीपल। सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज। जिस तरह से सिख गुरुज लोग भी डेवलप हो रहे थे उसी तरह से इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस था और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी था। सिख के साथ सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या था कि उन लोग शुरू में ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, शुरू में ही इक्वलिटी, सोसाइटी के प्रति जो है मतलब ब्रदरहुड, सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, इस सब पे डिपेंड हुए सिख लोग। और बाद में उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है और बहुत बाद में जाके महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा एक सिख एम्पायर का डेवलपमेंट होता है। लेकिन मराठे लोग जो थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो शुरू में किए ही, पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा था। सिख एम्पायर में पॉलिटिकल अवेयरनेस बाद में आया। एज ए रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड ए सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन which later helped the Maratha to organize themselves into a political power। तो मराठा लोग के ऑर्गेनाइज होने में और डेवलप होने में उनको बहुत सारे चीज़ें ने मदद किया, जैसे सिख एम्पायर की तरह इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस बनाए हुआ और इनका लिटरेचर जो है इनको काफ़ी आगे बढ़ाया, जैसे उपनिषद, भगवत गीता का ट्रांसलेट होना। तो ये सब मराठा को ऑर्गेनाइज होने में और एक पैन इंडिया पे शासन करने लायक बनाने में काफ़ी मदद की है। बाई द 17th century some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty but they proved unsuccessful until Chhatrapati Shivaji rose to power and brought the Maratha together। but who was Shivaji? 17th century से ही मराठा चीफ लोग अटेम्प्ट कर रहे थे कि मतलब अपनी आज़ादी के लिए, एस्टेब्लिशिंग सोवरेनिटी के लिए, स्वराज के लिए, लेकिन जब हमेशा ये क्या हो रहे थे, अनसक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन सक्सेसफुल तब हुए जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ और उनका पावर राइज किया। तो अब हम पढ़ेंगे मराठा के साथ साथ जो सबसे पहला नाम आता है वह है शिवाजी का। फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी। इन ये इकलौते अपने
आप में एक धुरी बन जाते हैं जिसके चारों तरफ पूरा मराठा साम्राज्य डेवलपमेंट होता है, चाहे वो पेशवा हो चाहे कोई भी। इन 1630 शिवाजी वर बॉर्न इन भोसले क्लैन। ये याद रखिएगा, भोसले परिवार में ये इनका जन्म हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे परिवार के बारे में, उसमें भोसले परिवार में शिवाजी का जन्म हुआ। टू शाहजी एंड जीजाबाई। एट दैट टाइम शाहजी सर्व्ड द डेक्कन सल्तनत एंड वाज ऑफ्टन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। और ये शाहजी के घर में जीजाबाई, और शाहजी इनके पिताजी और माताजी का नाम है, और ये डेक्कन सल्तनत के शाहजी उस समय क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, मतलब उसमें नौकरी कर रहे थे, एक तरह से गवर्नर थे। मीन वाइल इन हिज जागीर एट पुणे, और इनका जागीर था पुणे में, मतलब एक तरह के ये जागीरदार थे। छत्रपति शिवाजी ग्रू अप अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ जीजाबाई एंड सम ट्रस्टेड ऑफिशियल्स रिसीविंग वैल्यूज एंड गुड एजुकेशन। मतलब शिवाजी, जीजाबाई और भी अदर सम्मानित व्यक्तियों के अंडर, मतलब इनका गुड वैल्यूज भी डेवलप हुआ और गुड एजुकेशन भी। एट दिस टाइम द पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाई कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सल्तनत whom the Maratha served, which caused much hardship for the common people। और ये जो डेक्कन सल्तनत में जो दे रहे थे, जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य था उसी तरह से डेक्कन सल्तनत था, उस डेक्कन सल्तनत में जो मराठा बार बार जो आपस में जो क्लैश हो रहा था, उसके चलते कॉमन पीपल को काफ़ी नुकसान हो रहा था। वेन ही वॉज जस्ट 16, Chhatrapati Shivaji launched military campaigns, first consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied fort। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब 16 ईयर्स में वे, जिस समय लोग 10th का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, उस ईयर में ये मतलब अपना मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले वे सब फोर्ट्स को, मतलब जो नेगलेक्ट है, अनऑक्यूपाइड फोर्ट हैं, उसको क्या करना है, वहाँ पे उसको कैप्चर करना शुरू कर दिए थे। एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंसेज, और अपने डिफेंस को स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिए थे। हिज विजन ऑफ ए सोवर्ण किंगडम या स्वराज, सोवर्ण किंगडम या स्वराज ग्रू ओवर द ईयर्स एक्सटेंडेड टू। शुरू में स्वराज क्या था, खुद की आज़ादी, लेकिन बाद में वो क्या एक्सटेंड हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। स्वराज हमेशा अपना स्वरूप बदलता रह गया। गांधी जी के लिए अलग हो गया, बाल गंगाधर तिलक के लिए अलग हो गया, और छत्रपति शिवाजी के लिए अलग हो गया। तो जब ये स्वराज का डेवलपमेंट आप देखेंगे तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग, जिस समय शिवाजी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट रखा, उनका मतलब था खुद का राज, अपना शासन हो, जहाँ पे अपना शासन हो, आप मतलब कि हम फ्रीडम से रह सकें, जहाँ पे स्वतंत्रता हो, लेकिन इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल फ्रीडम तीनों इसके अंदर इनबिल्ट हो गया। यह दिखाया गया था सिंधु दुर्ग फोर्ट नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज वन ऑफ सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ट बाय द मराठा। मराठा ने बहुत सारे मतलब कि नौसैनिक दुर्ग बनाए, उसमें एक दुर्ग था सिंध दुर्ग फोर्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे है, और ये कहाँ है, मराठा में है। मराठा ने बनाया इसको महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे उन्होंने सिंध दुर्ग फोर्ट बनाया, जो एक नौसैनिक दुर्ग था। छत्रपति शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंडेड टू इंडिया वेस्ट कोस्ट, और तुरंत में वेस्ट कोस्ट की तरफ इनका क्या हो गया, राज्य डेवलप करना, एक्सपैंड करना शुरू हो गया। एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन, ताकि वो कोस्टल रीजन के जितने भी रिसोर्सेज है उस पर आधिपत्य जमा सके। ही फेल्ड द नीड टू इस्टेब्लिश ए नेवी, और वे एक नेवी को इस्टेब्लिश किए। दिस वाज ए ट्रूली रिवोल्यूशनरी स्टेप्स एट द टाइम। उस समय नेवी को मतलब इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, मतलब क्रांतिकारी स्टेप है। बाई कंपेरिजन द बीजापुर सुल्तान रूल्ड बाय द आदिल शाह डायनेस्टी, आदिल शाह डायनेस्टी के अंतर्गत बीजापुर सुल्तान जो उस समय रूल कर रहा था, मेंटेन्ड मर्चेंटशिप, वो भी अपना मर्चेंटशिप मेंटेन कर रहा था। डिड नॉट पोसेस ए फुल टाइम नेवल फोर्स, लेकिन उसके पास कोई फुल टाइम नेवल फोर्सेस नहीं था। विच कुड
प्रोटेक्ट द कोस्ट, जो उसके कोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इवन द मुगल एम्पायर्स यूज ऑफ ए नेवी वाज वेरी लिमिटेड। इनफैक्ट मुगल एम्पायर भी जो यूज कर रहे थे नेवी का वो काफ़ी लिमिटेड था। दस द मराठा नेवी वाज बॉर्न हुज एक्सप्लॉइट्स बिकम लीजेंडरी, और काफ़ी ज़्यादा लीजेंडरी हो गया। टू प्रोटेक्ट हिज पीपुल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, और पीपुल को वो लोग पावरफुल एनिमीज से बचाने लगे। छत्रपति शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गोरिल्ला वारफेयर, और उन्होंने क्या किया, गोरिल्ला वारफेयर को डेवलप किया। विच यूजेज, ये क्या यूज करता है, विच यूजेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल इन फोकस्ड वे विथ अ स्पीड्स सरप्राइज नॉलेज ऑफ द टेरेन टू डिफीट बिगर आर्मी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आर्मी बहुत बड़ा है और जिसको हराना है वो बहुत बड़ा है, और जो हराएगा वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल डिफीट बिगर आर्मीज, फोकस्ड वे में स्पीड के द्वारा, सरप्राइज के द्वारा और नॉलेज ऑफ द ट्रेन के द्वारा उनको हराएंगे। इसी को क्या कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर। हिज सक्सेसेस सुन इन्वाइटेड द wrath of the Vijapur Sultanate, which sent the veteran general Afzal Khan to confront him। मतलब बीजापुर का सुल्तान जो था अफजल खान को भेजा, किनको, छत्रपति शिवाजी को मैनेज करने के लिए। एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान, और छत्रपति शिवाजी के जो एडवाइजर थे वो मैनेज कर पाए, कन्विंस कर पाए अफजल खान को टू मीट हिम फॉर ए 1-on-1 मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट। मतलब किसी तरह उसको मना लिए कि 1-to-1 मीटिंग हो और प्रतापगढ़ फोर्ट के पास। ये इंपॉर्टेंट है, अफजल खान को कहाँ बुलाएं, प्रतापगढ़ फोर्ट के पास। एमिड थिक फॉरेस्ट, वहाँ पे क्या था, थिक फॉरेस्ट था। देयर छत्रपति शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठाज हिडन इन द माउंटेन रूटेड द खान्स आर्मी विथ गुरिल्ला अटैक्स। और एक तो अफजल खान को शिवाजी मार दिए, और उनकी जो सेना थी जो छुपी हुई थी उस मतलब फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया में, उन्होंने खान के आर्मी को सारे को गुरिल्ला अटैक के द्वारा ख़त्म कर दिया। इफ़ यू कुड टाइम ट्रेवल एंड मीट छत्रपति शिवाजी, व्हाट 3 क्वेश्चन वुड यू आस्क हिम एंड व्हाई। अगर आपको छत्रपति शिवाजी से मिलने का मौका मिले तो आप कौन से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और क्यों पूछेंगे, वो यहाँ पे आपको सोचने कह रहा। तो ये आपका क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन बचकाना भी हो सकता है, किसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो ये आप सोचिए और आपस में डिस्कस करिए, तो इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। डोंट मिस आउट द बागनक इज अ स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक ए टाइगर्स क्लॉ विच छत्रपति शिवाजी यूज टू किल अफजल खान। अफजल खान को मारने में एक वेपन्स का यूज किए थे शिवाजी ने, उसे कहते हैं बागनक। ठीक है, बागनक या टाइगर क्लॉ, मतलब टाइगर के पंजे की तरह, मतलब एक बना हुआ हथियार है जो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से उसे 2 उंगली में पहनकर और किसी को आप हत्या कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट गुरिल्ला वारफेयर। Which other countries in the world adopted this method? What geographical advantage did they utilize for this? Discuss your finding in the group. अगर ये गुरिल्ला वार के बारे में अगर आपने पीछे के क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ यह बताया गया है कि अहोम किंगडम ने भी मुगल एम्पायर को हराने के लिए इसी गुरिल्ला वारफेयर का उपयोग किया था। और भी वियतनाम जैसे जो कंट्री हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक डेंसिटी में फॉरेस्ट है, माउंटेन है, जिसका एरिया वाइज जानकारी लेना अपने आप में प्लेन एरिया जहाँ नहीं है, उस तरह के एरिया में जहाँ पे संकीर्ण रास्ते हैं, उस तरह के एरिया में गुरिल्ला वारफेयर काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सून आफ्टरवर्ड्स द मुगल नोवेलमैन शाइस्ता खान, अब एक मुगल नोवेलमैन आएगा शाइस्ता खान, इन्वेडेड छत्रपति शिवाजी टेरिटरी विथ बिग आर्मी फॉर 3 ईयर्स। मतलब 3 साल तक मतलब छत्रपति शिवाजी के क्षेत्र में उत्पात मचाता रहा। फाइनली विथ ओनली ए फ्यू सोल्जर्स छत्रपति शिवाजी रेडेड
शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। शाइस्ता खान के कैंप पे कुछ ही सोल्जर के साथ अटैक कर दिए। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड लूजिंग ए फ्यू फिंगर्स। और वहाँ से शाइस्ता खान किसी तरह बचा के भागा और अपना उसमें उंगली भी गवा बैठा। एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र, और बाद में महाराष्ट्र छोड़ दिया। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। आज के डेट में उसको क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, जो पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान में किया। इनफैक्ट पाकिस्तान में नहीं किया, अपने ही क्षेत्र में किया, फिर भी उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक ए मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली ए स्पेसिफिक टारगेट विथ नो या मिनिमल डैमेज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो मिलिट्री अटैक होगा और डैमेज ओनली ए स्पेसिफिक टारगेट होगा, और इसमें अदर जो टारगेट के अलावा जो लोग हैं उनका डैमेज काफ़ी कम होगा, पीपुल का या इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से एक मॉडर्न डे में आज के रूप में इसलिए आया है क्योंकि जो मेडिकल हिस्ट्री में जो सर्जरी आता है उसमें छोटे छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब बड़े बड़े हथियार यहाँ पे इस सर्जिकल स्ट्राइक में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे हथियार के द्वारा, मतलब गोली के द्वारा, मतलब बम टैंक ये सब का इस्तेमाल, मिसाइल ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। तो छोटे छोटे हथियार का इस्तेमाल करके सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वेपन्स क्या होने चाहिए? स्मॉल वेपन्स होने चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एज ए रेशनरी एक्शन फॉर द 3 years लॉन्ग वेव ऑफ अटैक्स छत्रपति शिवाजी सैक्ड सूरत। ये जो 3 साल तक शाइस्ता खान जो बार बार अटैक करता रहा, उसके एवज में या कहिए कि गुस्सा में सैक्ड सूरत, सूरत को बार बार लूटे। ए बेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का क्या था? एक बेल्दी पोर्ट सिटी था सूरत, उसको उन्होंने बार बार लूटा। हेयर ही ऑब्टेन्ड इनॉर्मस ट्रेजर वर्थ ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ रुपीज। और उस समय लूट के 1 करोड़ ऑफ रुपीज उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया। एन एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर द टाइम। आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा, वो 100 से 1000 करोड़ के बीच में आएगा। However, he was carefully not to attack religious palaces and even spared the house of मोहनदास पारेख। मतलब इसमें देखिए केयरफुली क्या लिखता है कि मतलब उन्होंने अटैक किया लेकिन रिलीजियस पैलेसेस पे नहीं किया, और उस घर को भी छोड़ दिया जो मोहनदास पारेख का था, जो एक चैरिटेबल मैन था। मतलब पीपुल को भी उन्होंने, बहुत सारे जो अच्छे आदमी थे उनको इस लूट में नहीं लूटा गया। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर ए फ्यू ईयर। और दोबारा इन्होंने फिर से सूरत को लूटा, अगेन 2 बार लूटा। These events become so famous that they appeared in the London Gazette। और इनका जो ये इवेंट था, इस तरह का जो लूट था, वो काफ़ी फेमस हो गया लंदन गैजेट, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उस समय का। विच कन्वेड हाउ छत्रपति शिवाजी रोड टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स इन सूरत। और सभी जितने भी यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट सूरत में उस समय थे उनको बोला गया इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, तुरंत धन देना है, फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रून दैट सिटी। मतलब एक तो तुरंत धन देना है, और अगर नहीं दे पाए तो हम फिर से आएंगे और पूरी सिटी को लूट के जाएंगे। द सैकिंग ऑफ सूरत वाज ए ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी हुआ और प्रेस्टीज पे धक्का भी लगा। देयर फॉर औरंगजेब सेंट जय सिंह, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बड़े से बड़े लड़ाई में मुगलों के सेनापति के रूप में हिंदू ही, राजपूत लोग ही शासन किए, चाहे राजा राम सिंह हो अहोम के खिलाफ, चाहे राजा मान सिंह हो मेवाड़ किंगडम के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ। इस तरह के हर एक लोग आए हैं। डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल, ये भी क्या था? एक राजपूत जनरल था। टू डिफीट छत्रपति शिवाजी अगेंस्ट हिम। छत्रपति शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट। उस समय पुरंदर फोर्ट पे थे, पुणे के नज़दीक। एंड इंटर इनटू ए ट्रीटी, और बहुत दिन तक वहाँ पे मतलब कि धरना दिए रहा जय सिंह। तो बाद में हार हुआ
और एक ट्रीटी, एक साइन हुआ, संधि हुआ। ही हैड टू गिव अप ए साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम, मतलब एक तो अपने किंगडम का कुछ पार्ट देना पड़ा और अपने बेटे संभाजी के साथ उनको मुगल में सर्विस देने के लिए बुलाया गया। ये वही संभाजी हैं जो बाद में क्या बनेंगे, छावा, जिन पे मूवी बना। छत्रपति शिवाजी वाज परसुएडेड बाय जय सिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। जय सिंह उनको मनाया कि मुगल कोर्ट में आपको चल के सेवा देना। एक तो अपने ही तरह सेवा का उसने सोचा था कि इनको भी इज्जत से कहीं का गवर्नर बनाया जाएगा। वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब एंड मुगल जनरल, लेकिन उनको जो मुगल जनरल शाइस्ता खान और औरंगजेब के आगे जो खड़ा किया गया, तो उनको ये खराब लगा कि जिसको हमने हरा चुका है उसी के आगे हमको खड़ा किया गया, तुच्छ माना गया। इंसीज्ड एट दिस इंसल्ट, छत्रपति शिवाजी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट, फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। और उनके चले जाने के कारण औरंगजेब उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब जिस घर में थे उसी में उनको कैद कर दिया। टू escape दिस, छत्रपति शिवाजी डिवाइज्ड ए स्ट्रेटजी। ही स्टार्टिंग, और वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने क्या एक स्ट्रेटजी अपनाया, और काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी अपनाया कि उन्होंने गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट टू द होली मैन एंड मुगल जनरल्स। दो लोगों को जो वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति थे और जो मुगल जनरल्स के आदमी थे, उनको उन्होंने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। द गिफ्ट्स ऑफ्टेन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स, उसमें क्या होता था, ज़्यादातर फ्रूट्स और स्वीट होता था, पैक्ड इन बिग बिग बास्केट। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़े बड़े बास्केट में क्या किया जाता था, उन गिफ्ट को पैक किया जाता, फ्रूट्स और स्वीट्स को। द गार्ड्स इनिशियली चेकड देम, शुरू शुरू में तो चेक किए, बट सून स्टॉप डूइंग सो, एक्सपेक्टिंग दिस छत्रपति शिवाजी एंड इज सन संभाजी। मतलब ये छत्रपति शिवाजी को पूरा अनुमान था कि ये काम यही करेंगे कि शुरू शुरू में चेक करेंगे और बाद में चेक नहीं करेंगे। और देमसेल्फ इन द बास्केट एंड मेड देयर स्केप, और उसी बास्केट में छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी दोनों स्केप हो गए। और औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर छत्रपति शिवाजी अगेन, और इसके बाद कभी भी छत्रपति शिवाजी को दोबारा औरंगजेब कभी मतलब पकड़ नहीं पाया। एक कोर्ट सीन, छत्रपति शिवाजी का एक कोर्ट सीन बनाया गया विद छत्रपति शिवाजी ऑन हिज थ्रोन, सिंहासन पे बैठे हुए दिखाया गया है। रिसीविंग विजिटर्स पैनल इन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क, ये छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में बनाया गया मुंबई में। A few years later, in 1674, छत्रपति शिवाजी was coronated with full Vedic rites at the strong mountain fortress of रायगढ़। रायगढ़ में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। देखिए, जब तक इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, अगर मुगल इनको सही से समझा पाता तो हो सकता है कि राजा मान सिंह जयसिंह की तरह ये भी मुगल के एक गवर्नर जनरल होते, लेकिन इनका बेइज्जती करने के कारण छत्रपति शिवाजी काफ़ी उसके अगेंस्ट खड़े हो गए और 1674 में अपना राज्याभिषेक भी किया वैदिक राइट्स के द्वारा एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ रायगढ़। हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन बाज, टाइटल क्या उनको मिला, तो श्री राजा शिवा छत्रपति, उनको क्या मिला, श्री राजा शिवा छत्रपति। एंड लाइक सम past rulers, he started his own era, the राज्याभिषेक शक। जैसे विक्रम शक संवत ये सब मानते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी एक शक शुरू किया, राज्याभिषेक शक। आफ्टर दिस छत्रपति शिवाजी embarked upon a conquest of the south, और इसके बाद उन्होंने कहाँ शुरू किया, conquest of the south, साउथ की तरफ। ऑल्सो रेफर टू एज द दक्षिण दिग्विजय, जिसको उन्होंने दक्षिण दिग्विजय कहा, विच इंक्लूडेड द इम्पॉर्टेंट एंड देन इल डिफेंडेड रीजन ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। मतलब उनके अंदर जो पार्ट आया वो आया तमिलनाडु और कर्नाटका का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दक्षिण के दिग्विजय में तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों उनके पार्ट में हैं। ये मैप में हम देखेंगे। दिस सॉर्दर्न एक्सटेंशन later gave the Marathas great strategic depth against the Mughal invasion।
ये मुगल इन्वेंशन जो करते थे उत्तर की तरफ ये बढ़ने के बजाय दक्षिण की तरफ बढ़े, और इसीलिए अपने पूरे ज़िंदगी के लास्ट समय तक 20 साल तक दक्कन में फंसा रहा औरंगजेब। और ये मराठों के हार का तो कारण बना ही, उनके पतन का ही पूरा कारण बन गया। दिस सॉर्दर्न एक्सटेंशन लेटर गेव द मराठा ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ। While in the south, Chhatrapati Shivaji forbade the Dutch from trading slaves. डच लोग जो थे उस समय दक्षिण में क्या कर रहे थे? दास व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग स्लेव्स कर रहे थे। एट द टाइम मोस्ट यूरोपियंस वेयर कैप्चरिंग एंड सेलिंग इंडियंस एज स्लेव्स एंड इनकाउंटर्ड नो अपोजिशन फ्रॉम इंडियन पावर्स। और इंडिया की तरफ से कोई भी लोग उनके इस दास व्यापार के खिलाफ नहीं जा रहा था। अंटिल छत्रपति शिवाजी इंटरवेन, जब तक कि छत्रपति शिवाजी ने इसमें इंटरवेन नहीं किया। His stance on this abuse showed his deep concern for his subjects. और ये दिखाता है उनको कि भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था और किस तरह से वो सोचते थे। तो इंडियंस को जो दास के रूप में व्यापार किया जा रहा था उससे वो काफ़ी विरोध किए और समाप्त भी किए। छत्रपति शिवाजी किंगडम अबाउट 1680। इकोजी रोल इज एक्सप्लेन्ड लेटर इन द चैप्टर। इकोजी के बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। ये दिखाया गया है छत्रपति शिवाजी का यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, फिर बीच में कोपाल और फिर इधर भेलोर और जिंजी। ये जो है साउथ के तरफ जो उनका दक्षिण दिग्विजय है उसके द्वारा ये वो एरिया है जिस पे उनकी पूरी पकड़ थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा टेरिटरी अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, टेरिटरी अंडर इकोजी। ये जो तंजावुर वाला एरिया है वो इकोजी के अंडर आए, जिसको हम बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन पावर को भी दिखाया गया बीच बीच में, जैसे गोवा में है, यहाँ रायगढ़ के पास भी है और यहाँ गोवा में भी। हिल फोर्ट को दिखाया गया, कोस्टल पोर्ट को दिखाया गया, लैंड फोर्ट को भी दिखाया गया, सिटी को भी, पोर्ट को भी, रिवर को भी। अगर हिल पोर्ट के बारे में बात करें तो कितने हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो हिल फोर्ट है वो है रायगढ़, जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ। फिर प्रतापगढ़, जहाँ पे अफजल खान को बुलाते हैं और हत्या करते हैं। फिर उसके बाद है कोपल, उसके बाद है वेलोर। तो 4 गो यहाँ पे हिल फोर्ट के बारे में दिया गया है। तो एक है रायगढ़ जहाँ राज्याभिषेक हुआ, एक प्रतापगढ़ जहाँ पे अफजल खान की हत्या करते हैं, एक कोपल जो बीच में है एकदम, और एक जिंजी जो साउथ में है। तो हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ये मिडिल में है, मिड में है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट अफजल खान को मारते हैं, और रायगढ़ में कोरोनेशन होता है। ठीक है, ये हिल फोर्ट हो गया। फिर उसके बाद कोस्टल फोर्ट, इसी में आएगा सिंधु दुर्ग जो उनका नौसैनिक दुर्ग था। तो कोस्टल फोर्ट में देखिए विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, ये 2 गो उनका कोस्टल फोर्ट था। तो एक है विजय दुर्ग और एक है सिंधु दुर्ग, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट, इसको कह सकते हैं नेवल फोर्ट, इनका पहला नौसैनिक अड्डा था। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ लैंड फोर्ट भी बनाया। ये सब तो पहाड़ी एरिया में था ही ऊपर, ये कोस्टल एरिया में था, और कुछ प्लेन एरिया में भी उन्होंने रखा, और उसमें एकमात्र है वेलोर जो साउथ में। तो इस तरह से आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। और कुछ पोर्ट था
पोर्ट भी उनके अंडर में था, बहुत सारे पोर्ट पे उनका मतलब कि था। तो एक पोर्ट है दाभोल। दाभोल जो है ये मस्कट तक, टू मस्कट एंड मोचा, मस्कट और मोचा जाने के लिए यहाँ से जाया जा सकता है। फिर है दाभोल के बाद है राजापुर, फिर है बेंगुरला, उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट है जो साउथ में, ये नॉर्थ में है, और एक साउथ में है जो पोर्टो नोवा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मलक्का जाया जा सकता है, ये साउथ में। तो 4 गो पोर्ट हो गया, 1 गो लैंड फोर्ट हो गया, 2 गो कोस्टल फोर्ट हो गया, और 4 गो हिल फोर्ट हो गया। इतना का जानकारी आपको पता होना चाहिए। रायगढ़ क्या है, प्रतापगढ़ क्या है, कोपल कहाँ है, जिंजी कहाँ है, साउथ में विजयदुर्ग कहाँ है, सिंधुदुर्ग कहाँ है, ये दोनों के दोनों उत्तर में ही है, एक ही जगह पे थोड़े थोड़े दूर में है। और यहाँ पे मालवा भी है पोर्ट में, राजापुर भी है और मालवान भी है, तो 5 गो हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उनके पोर्ट थे। कोस्टल पोर्ट में विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग है, लैंड फोर्ट में वेलोर है, और दाभोल, राजापुर, मालवान, बेंगुरला और पोर्ट नोवा। पोर्ट नोवा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम याद रखना है पोर्ट नोवा के बारे में, ठीक है। तो ये मैप में हमने समझ लिया। एको जी के बारे में तंजावुर जिनमें था, पेंटिंग वेंटिंग का डेवलपमेंट होता है, उसको बाद में समझेंगे। A fever claimed Chhatrapati Shivaji life when he was 50. He was a master, a strategist and a true visionary. जब वो 50 के आसपास पहुंचे तभी छत्रपति शिवाजी का लाइफ जो है फीवर के कारण क्या हो गया, समाप्त हो गया। He was a master strategist and a true visionary, and within his lifetime his exploits had become legendary across India. मतलब इनकी कहानियाँ इतनी फेमस हुई कि इनको यूरोपियन लोग तो इनको अलेक्जेंडर से कंपैरिजन करने लगे, और कुछ लोग आज भी इनको यादों में उनकी कहानियों के चलते याद करते हैं, और सदियों तक लोग के मौत पब्लिसिटी होता रहा। हिज एक्सप्लॉइट्स हैड बिकम लीजेंडरी across India and beyond. The Europeans compared with him ancient generals like Alexander and the Bundela prince. बुंदेला एक प्रिंस थे, छत्रसाल, was so inspired by Chhatrapati Shivaji's struggle against the Mughals that he managed to create an independent kingdom of बुंदेलखंड। और ये छत्रसाल जो थे, बुंदेला प्रिंस, ये तो एक बुंदेलखंड एक नया राज्य ही बना दिए मुगल के खिलाफ, जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में दोनों में फैला हुआ। द फेमस हिंदी पोएट भूषण, भूषण जी उस समय के काफ़ी फेमस हिंदी पोएट थे, स्पेसिफिकली केम टू महाराष्ट्र टू मीट छत्रपति शिवाजी एंड कंपोज्ड पोएम इन हिज प्रेज, सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डे। भूषण की कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से: इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बार बाह पर, शंभु रति नाह पर। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें कह रहे हैं, भूषण क्या कहते हैं कि इंद्र जिस तरह से जंभासुर का नाश किए, और श्री राम ने रावण का नाश किया, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसी प्रकार से शिवाजी ने अत्याचारियों और शत्रुओं का दमन किया। वे सिंह की तरह शक्तिशाली और तेजस्वी थे। तो इस तरह की बहुत सारी पंक्तियाँ उन्होंने उनके वीरता पे लिखी है। जैसे एक कविता लिखे हैं वीरता पे उनके: राखी हिंदू वानी, हिंदू वान को तिलक राखियो, स्मृति पुराण राखे, वेद विधि सुनी में। मतलब शिवाजी ने हिंदू धर्म के वेद पुराण, संस्कृति और समाज की रक्षा की, और धर्म और सद्गुणों को बनाए रखा। शिवाजी के प्रताप पे भी वो बहुत सारी कविता लिखते हैं। उसमें बोलते हैं: सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग,
ताही खरो कियो छत्रपति शिवाजी ने, मतलब सभी राजाओं में ये श्रेष्ठ है। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं लिखा गया, कंपोज किया गया भूषण जी के द्वारा। पिक एन इवेंट फ्रॉम छत्रपति शिवाजी लाइफ एंड विथ योर क्लासमेट्स स्टेज इट एज अ प्ले, मतलब प्ले के रूप में कुछ आप इवेंट इनके लाइफ से लेके और प्ले कर सकते हैं। द मराठाज आफ्टर छत्रपति शिवाजी, तो ये हुआ शिवाजी के ने किस तरह से मतलब अपने राज्य को फैलाया और किस तरह से वे सिकंदर की तरह महान कार्य बहुत सारा किए। अफजल खान, शाइस्ता खान का मारना, सूरत का लूटना। अब कहता है कि द मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी, मराठा के बाद छत्रपति शिवाजी का शासनकाल कैसा रहा। छत्रपति शिवाजी हैड टू सन्स, संभाजी एंड राजाराम। आफ्टर छत्रपति शिवाजी डेथ, संभाजी बिकम द छत्रपति, उनके डेथ करने के बाद कौन बने छत्रपति? संभाजी। द मराठाज वेयर देन द ओनली ऑब्स्टेकल्स टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन, मराठा जो थे ये हमेशा से क्या रहे, उनके राह का रोड़ा रहे डेक्कन में मुगल कंट्रोल को करने में। आप देख ही सकते ऊपर मैप में किस तरह से महाराष्ट्र का कुछ पार्ट था, तो कुछ कर्नाटका का भी पार्ट था, तो कुछ तमिलनाडु का भी पार्ट था। औरंगजेब invaded the Deccan and conquered the बीजापुर, यादिल शाही एंड गोलकुंडा या कुतुब शाही सल्तनत, मतलब औरंगजेब ने डेक्कन में जब हराया तो डेक्कन में बीजापुर को और गोलकुंडा को हराया। ही देन कैप्चर्ड संभाजी, और संभाजी को भी क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। तो एक तो औरंगजेब ने बीजापुर को भी हराया और गोलकुंडा को भी हराया, जो कुतुब शाही सल्तनत के अंतर्गत था। ये डेक्कन सल्तनत जो 5 पार्ट में बट जाता है, ये पहले के चैप्टर में विजयनगर एम्पायर के साथ इसको बताया गया। ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली एक्सिक्यूटेड हिम। आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़ द मराठा कैपिटल, और उसके बाद रायगढ़ को भी कैप्चर कर लेता है, मराठा कैपिटल को। आफ्टर संभाजी राजा राम बिकम द छत्रपति एंड फ्लेड टू जिंजी, और किधर चल जाते हैं वो? जिंजी में, जो तमिलनाडु में था, जिंजी में प्रेजेंट डे में तमिलनाडु में था, उधर चले जाते हैं। द मुगल मराठा, संभाजी के मरने के बाद राजा राम जो है वे छत्रपति बनते हैं और जिंजी की तरफ चले जाते हैं। द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया, और ये मुगल मराठा जो वार था ये स्प्रेड हो गया, फैल गया साउथ में। द मराठाज ostensibly defended their fortress and often had the upper hand over the Mughals in battle. बहुत बार मराठों ने मुगल को हराया एंड स्क्रिमिसेस, बहुत बार हराया, मुंह की खानी पड़ी और हमेशा आपस में लड़ाई होता रहा। औरंगजेब वाज दस अनेबल टू लीव द दक्कन, और इस प्रकार से औरंगजेब कभी भी दक्कन से बाहर निकल नहीं पाया और मर गया। विदाउट हैविंग सक्सेडिड इन सबड्यूइंग द मराठा, बिना मराठा को हराए वह मर गया। हुई इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द मुगल्स, मुगल के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, द मराठा लेड बाई ताराबाई राजा राम्स क्यूंस, राजा राम्स के बाद ताराबाई के अंडर मराठा जब औरंगजेब नहीं रहा तो मतलब कि एक तरह से पैन इंडिया लार्जेस्ट पार्ट पे इंडिया के शासन करना शुरू करते हैं। इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरी, इवेंचुअली कंक्वेयरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन द मराठाज देमसेल्व्स अंडरवेंट ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और इस समय एक जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ उसमें मराठा लोग का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। द सेंट्रलाइज्ड स्टेट, जो सेंट्रलाइज्ड था, जो छत्रपति तक ही मतलब कि इर्द गिर्द था, फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टाइम गेव वे टू मोर डिसेंट्रलाइज, जो शिवाजी के टाइम में सेंट्रलाइज था वो बाद में ताराबाई के बाद आने में बहुत पैन इंडिया में बहुत सारे एरिया को जीतने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति, शुरू में क्या था मतलब छत्रपति के अलॉन्ग ही था, लेकिन बाद में बहुत कम नॉमिनली रहा, मतलब थोड़ा बहुत छत्रपति के अराउंड रहा, बाकी डिसेंट्रलाइज्ड होता चला गया। इन पार्टिकुलर द पेशवा, ए
पर्सियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक पेशवा एक टर्म है जो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। वाइल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। मतलब इतना ज़्यादा ये इस समय गेन करते हैं पेशवा लोग अपने पावर को कि कभी कभी तो छत्रपति से भी बड़े दिखने लगते हैं। इन पार्टिकुलरली पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड हैज सन नाना साहेब पेशवा। ये दो गो नाम काफ़ी आगे जाके जिस पे भी बन चुका है, बाजीराव पे भी पिक्चर बन चुका है। वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडियन एक्सपेंशन ऑफ द मराठा। और इस तरह से एक पैन इंडिया में एक्सपेंशन होता है मराठा का पेशवा के अंडर। छत्रपति साहू महाराज संभाजी के सन थे। सीटेड राइट एंड सपोर्टिंग ए फॉल्कन इन कौंसल विथ नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा के सामने साहू महाराज जी को संभाजी के सन को दिखाया गया। और ये कौन है? पेशवा नाना साहेब पेशवा और ये साहू महाराज। द मराठास ब्रॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल एंड जनरली रूल्ड देम वेल। मतलब बहुत सारे लार्ज पार्ट इंडिया के मराठा के अंडर आ गए और वो उन्होंने रूल भी बढ़िया से किया। बट विद द रीजनल चीफ्स एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनोमी, पावर और ऑटोनोमी दोनों मिला, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन द ओकेजनल इनडिसिप्लिन एंड एब्यूज इन अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द छत्रपति शिवाजी वैल्यूज। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशवा लोग इतने मजबूत हो गए कि मतलब जो छत्रपति थे उनके भी वो विरोध में जाने लगे और मतलब इनडिसिप्लिन मतलब सही से अनुशासनहीन हो गए और बहुत जगह पे तो बेइज्जती भी की। फॉर इंस्टेंस द मराठास 10-year कैंपेन इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रूएलिटी एंड डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपुल। इसीलिए क्या था कि 10 साल के बंगाल में जो उन्होंने कैंपेन किया उसमें उनकी क्रूएलिटी भी काफ़ी ज़्यादा दिखा कॉमन पीपुल पे, जो शिवाजी के वैल्यू से मैच नहीं करता था। In their northward expansion, the Marathas briefly controlled the areas of Lahore, Attock, and even Peshawar. In modern-day Pakistan, they fought with the Afghans, and despite suffering a disastrous defeat at Panipat in 1761, जब ये लाहौर, अटॉक और पेशावर की तरफ गए तो ये काफ़ी पानीपत के थर्ड युद्ध में और हार गए। मतलब ये मराठे लोग क्या हो गए? हार गए। हम यहाँ पे बता दें ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है जो 1761 में हुआ, जिसके बाद इस हार के बाद मतलब कि मराठा लोग का कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, बाद में डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। एक तो ये किसके वर्सेस किस में हुआ ये जानना ज़रूरी है। तो अहमद शाह अब्दाली, तो ये थर्ड बैटल होने का सबसे बड़ा कारण था जो अफ़गान जो था अहमद शाह अब्दाली, ये दुरानी एम्पायर का फाउंडर था और ये मॉडर्न अफ़गानिस्तान का भी फाउंडर है। तो ये जब में सीधे मराठा लोग लाहौर, अटॉक और पेशावर तक पहुंच गए, पंजाब तक पहुंच गए, तो इनसे सीधे क्लैश हुआ जिसके चलते दोनों में आपस में बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे बहुत सारे कारण हुए। पहले वो लाइन काट दिए और भी बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों के कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ जो उस समय का सबसे रक्त रंजित लड़ाई, ब्लडीएस्ट बैटल कहलाता है। मतलब एक तरह से लार्ज ब्लडीएस्ट बैटल था। और जो अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का था
वहाँ का ये फाउंडर है, आज का जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान है उसका फाउंडर है। और वहीं से ये अटैक करता था। पहले मराठे लोग इसका विरोध किए, बहुत बार अटैक किया है, और 1748 से 67 के बीच में। और उस समय ये आपस में दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है। और ये हार जो मराठा, ये जो पानीपत का थर्ड बैटल जो हार है, इसके बाद जो मराठा का जो पूरे पैन इंडिया पे जो शासन करने का सपना था वो खत्म हो गया। दे क्विकली रिकवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा। रिकवर्ड किए टाइम ऑफ पेशवा माधवराव वन, under the leadership of Mahadji Shinde, also known as Mahadji Sindhia. They went on to recapture Delhi in 1771. फिर से रिकैप्चर कर लिए महादजी सिंधिया के साथ मिलके लीडरशिप में, विच रिमेन्ड अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर इट 3 डिकेड्स लेटर। 3 साल के बाद जब ब्रिटिश लोग कैप्चर किए तब तक उनके अंडर में कंट्रोल था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वेयर द मराठा। मतलब कि 18th सेंचुरी के 1750 के बाद ब्रिटिश और मराठा के बीच में हमेशा वार होते रहा, जिसको एंग्लो मराठा वार्स कहते हैं। एज दे आर कॉल्ड, वेयर फॉट बिटवीन 1775 से लेके 1818 तक। ये देखिएगा, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद की लड़ाई है। Owing to the Marathas' increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of the British, they succeeded in the ending the Maratha power। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो सुपीरियर इस मामले में थे कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल उनका बहुत अलग था, टेक्नोलॉजी बहुत अलग था, और इस प्रकार से मराठा पावर को उन्होंने एंड कर दिया। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स या एनी अदर पावर। और बाद में जब ये ब्रिटिश लोग पूरे इंडिया पे शासन किए तो मराठा, मुगल, दिल्ली सल्तनत, ये सबसे बहुत बड़ा पावर बन के उभरे। डिड यू नो डैट नाना फडणवीस, ए पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवास, इज क्रेडिटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। ब्रिटिश की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या था? वे हार कर भी अपने सम्मान को ठेस जैसी कोई बात नहीं लेते थे, लेते सब कुछ थे समय पे। तो वो समय का इंतजार करते थे। देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाया गया, और इंडियन लोग के साथ पता है क्या है, गुरूर जल्दी आता है। उनको लगता है कि मतलब हम बहुत बड़े हैं, लेकिन अंग्रेज लोग क्या है, उस समय बेइज्जती का खून का घूंट पी जाते हैं और समय आने पे उसका बदला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है नाना फडणवीस का, जो एक पेशवा थे, एंटी ब्रिटिश अलायंस के बारे में। ही इवन यूनाइटेड विथ ओल्ड एडवर्टाइज लाइक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन दिस इंडेवर। इसमें दिखाया गया ब्रिटिश को इन पेशवा के सामने झुकते हुए। अभी इन सब पिक्चर क्या है, आपके अंदर एक गुरूर पैदा करेगा कि हमारे में मराठा लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसी सब गुरूर के चलते, मतलब मोटिवेशन के चलते, जितना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जितना टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अलावा हम लोग क्या हो जाते हैं, गुरूर में, दंभ में, जैसे कहते हैं ना, मदमस्त हो जाते हैं। वही होता है। और ये हैदर अली जो मैसूर का जो जीते थे निज़ाम का, हैदराबाद का, उसी में पैन इंडिया के लिए फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस के खिलाफ इसमें दिखाया गया। ये जो फिगर है, ए मुरल ऑफ ए ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडरिंग, क्या दिखाया गया, सरेंडर करते हुए दिखाया गया नाना फडणवीस के सामने, और महादजी सिंधी भी बैठे हुए आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार उन्होंने जीता था, और इसी गुरूर में थर्ड मराठा वार तक आते आते, एंग्लो मराठा वार तक पूरे समाप्त हो गए, 1818 तक आते आते। ये था मराठा का पूरा इतिहास, जो शुरू होता है शिवाजी के जन्म के साथ 1630 में, और एंड होता है 1630 से लेके एंड होता है 1818 में, थर्ड एंग्लो मराठा वार के साथ। अब ये मराठा के अंदर देखते हैं कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कैसा था।
सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था? छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूटेड ए रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। जो पेशवा तक आते आते बाद में क्या हो गया था? डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था। He abolished the hereditary posts generally practiced under the sultans या the मुगल्स। मतलब जो हेरिडेटरी पोस्ट था, मतलब पिता के बाद बेटे को मिलना, उसको इन्होंने क्या किया था? एबॉलिस्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जो सुल्तान और मुगल में था। एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड ए सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। और ये क्या थे? सैलरी पेड करने लगे थे स्टेट ट्रेजरी से। मेनी ऑफिशियल्स बेयर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल, और ट्रांसफ़र भी होता था, जो आज के रिसेंट जॉब में ये सब देखने को मिलता है। इंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट हैव इनफ पावर टू डिक्टेट टर्म्स टू द किंग। मतलब इतना ज़्यादा पावर उनमें डेवलप ना हो जाए कि ताकि वो कल के डेट में राजा के खिलाफ खड़ा हो जाए। छत्रपति शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशंस, पेंशन भी देते थे, ट्रांसफ़र भी करते थे, और ट्रेजरी से सैलरी भी देते थे। तो सैलरी भी देना, ट्रांसफ़र भी करना और पेंशन भी देना, ये अपने आप में एक आज का मॉडर्न टेक्निक है। टू विडोज ऑफ सोल्जर, जो मतलब कि विधवा होते थे, उनको पेंशन मिलता था, हु डाइड इन द बैटल, इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन्स, और ऑफर करते थे मिलिट्री पोस्ट भी उसके सन को। दस डिमोन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर द सोल्जर एंड देयर फैमिली। मतलब ये दिखाता था कि सोल्जर और उनके फैमिली को भी कितने ज़्यादा मान सम्मान से रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम, सिग्निफाइंग हिज सोवरेनिटी। द यूज ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट वाज ऑल्सो एन एसर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। देवनागरी लिपि में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छत्रपति, आप देख सकते हैं, श्री राजा शिव यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तरफ लिखा हुआ है श्री राजा शिव, दूसरे तरफ छत्रपति। मतलब ये शिवाजी को जो उपाधि टाइटल मिला था उसी पे ये कॉइन बनाया गया, गोल्ड और कॉपर के कॉइन छापते थे। थिंक अबाउट इट, छत्रपति शिवाजी issued a strict instruction to his officials not to mistreat the subject या to forcefully grab even a blade of grass from them। मतलब एक तिनका भी ब्लेड ऑफ ग्रास आप किसी से फोर्सफुली नहीं ले सकते। इन वन ऑफ द लेटर्स इशूड टू हिज ऑफिशियल, छत्रपति शिवाजी सेज, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर द नेवी। मतलब टिक का रिक्वायर्ड क्या है? नेवी में है। इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। अगर आपको लगता है कि इसका ज़रूरत है तो आप इसका परमिशन लीजिए। अदर ट्रीज लाइक द मैंगोज एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम। लेकिन इसको टच भी नहीं करना। टिक पेड़ जो है जिसे नेवी के लिए नाव वगैरह बनाया जा सकता है, उसको आपको पूछ के ही काटना। और जो मैंगो और जैक फ्रूट है उसको तो काटना ही नहीं, बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर। उनका मानना था कि ये सब जो ट्री हैं इनको काफ़ी साल लगते हैं मैच्योर होने में। एंड द पीपुल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन, और लोग इनका ख्याल रखते हैं अपने बच्चों की तरह। इफ़ यू कट देम विल देयर सॉरो एवर एंड। इफ़ यू accomplish समथिंग बाई oppressing others it precesses soon along with the oppressor। देयर इज़ हार्म इन द अब्सेंस ऑफ सच ट्री एज वेल। मतलब उनका कहना था कि इस ट्री को काट लोगे, एक तो दुखी भी होंगे, लोग रोएंगे भी, और ऊपर से नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, हार्म भी बहुत करेगा। देयर फॉर डू नॉट यूज फोर्स इन एनी सर्कमस्टांस। इसलिए ये सब मैंगो जैक फ्रूट का कोई भी किसी भी केस में इनका यूज नहीं करना। बेस्ड ऑन छत्रपति शिवाजी लेटर, व्हाट कैन यू टेल अबाउट हिज वैल्यू एज ए रूलर। मतलब एज ए रूलर उनका जो वैल्यूज़ था काफ़ी अलग था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। लोगों का ख्याल, पेड़ों का ख्याल, वन पशुओं का ख्याल, ये सब का ख्याल रखना अपने आप में एक अच्छे रूलर की निशानी है। छत्रपति शिवाजी ऑल्सो हैड एन अष्टप्रधान मंडल या काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स।
टू असिस्ट हिम विथ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे प्रधान, जिसको पेशवा भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जो आज का भी न्यायाधीश है, सचिव जो है लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर है। यह है पंडित राव, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। मतलब पंडित से ही देख के लग रहा है कि पूजा पाठ कराने वाले, सारे कुछ बताने वाले, ज्योतिष वगैरह। सेनापति, कमांडर इन चीफ। सुमंत, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सुमंत जो है ये आप देखिएगा कि रामायण में भी ये सब वर्ड मिलेगा। मंत्री, इंटेलिजेंस मिनिस्टर। अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर। अमात्य किन को बोला जा रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर को, आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये छत्रपति का सोवरेन किंग का 8 क्या था? अष्टप्रधान मंडल था। द मराठास ऑफ्टेन लिव टैक्सेस कॉल्ड चौथ 25% एंड सरदेश मुखी एन एडिशनल 10% टू चौथ। चौथ पे भी अलग से 10% लेते थे फ्रॉम प्रोविंसेस डेट वे आर नॉट डायरेक्टली अंडर देम। जो उसके अंडर डायरेक्टली नहीं आता था, जो डायरेक्टली अंदर आता था उससे चौथ लेते थे, और जो डायरेक्टली अंदर नहीं आता था उससे चौथ के अलावा सरदेश मुखी भी लेते थे, इंक्लूडिंग पैलेसेज इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। In return, the Maratha protected those provinces that did not intervene in their internal administration. मतलब कि अपने क्षेत्र में तो उनका शासन होता ही था, उसमें वो चौथ लेते थे, 1/4 उनका टैक्स था। और जो दूसरे के राज्य था जिस पे शासन किसी और का था, लेकिन उससे भी सरदेश मुखी लेते थे 10% का, वो चौथ के अलावा लेते थे। वो क्या लेते थे कि मतलब तुम्हारा सब कुछ शासन है, बस तुमको बचाने के लिए हम 10% लेंगे, और वो जो था वो चौथ से अलग था। तो एक चौथ और सरदेश मुखी दो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। द मुगल ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज एंड ओवर टाइम सम ऑफ दिस प्रोविंसेज बिकम ए पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। और बाद में ये सब बहुत सारे प्रोविंसेज जिसमें इस तरह के मुगल भी मतलब ट्रीटी संधि कर लिए थे, वे सब मराठा के एम्पायर बने। Don't miss out. In the 18th century, the Maratha often adopted the Mughal style of coinage owing to its popularity, but added their own cultural symbol. जिस तरह से मतलब कि मुगल लोग करते थे, उसी तरह से मराठा ने भी अपना कॉइन बनाया। उसमें क्या था? लेकिन अपना कल्चरल सिंबल्स दिया। फॉर इंस्टेंस, दिस रेयर मराठा कॉइन नोन एज द गणपति पंत प्रधान रुपी मिंटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1800 के आसपास, बाय द पतवारधंस जनरल्स अंडर द पेशवा। पेशवा के जो अंडर थे पटवर्धंस, वो लोग एक सिक्का निकाले थे जिसमें लिखा हुआ था गणपति पंत प्रधान रुपीज। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गणपति, और यहाँ पे लिखा हुआ है पंत प्रधान। फीचरिंग इंस्क्रिप्शन इन 2 स्क्रिप्ट्स, देवनागरी और पर्सियन। ये देवनागरी में लिखा हुआ और ये पर्सियन में लिखा हुआ। तो 2 स्क्रिप्ट में लिखते थे ताकि उस समय जो लोग थे वो सब समझ सकें। वन साइड इज एन invocation to Ganpati Ganesha, while the other declares loyalty to the Peshwa, often referred to as the Panth Pradhan in Marathi. पंथ प्रधान क्या है? मराठी में लिखा गया। तो ये कॉइन सिस्टम देखें, उस समय कास्ट में प्रधान मंडल देखें। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका? द मराठा आर्म्ड फोर्स वेयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड नेवी। द कैवेलरी वाज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर। कैवेलरी जो था वो 2 टाइप के सोल्जर से बना हुआ था। एक बारगिर्स हुज हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट्स वेयर पेड फॉर द बाय द स्टेट, मतलब कि उनके जो पैसा था, मतलब कि घोड़े का सारा इक्विपमेंट का रखने का, वो स्टेट करता था। और दूसरा सिलेदार्स हुज हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट्स वेयर पेड फॉर बाय द सोल्जर्स देमसेल्व्स।
उसके बदले उनको क्या मिलता होगा? जागीर। In the 18th century, the Marathas also noticed the superiority of European style disciplined troops and artillery. मतलब उनका डिसिप्लिन, ट्रूप्स, आर्टिलरी, ये सब जो था, एंड दे ट्राई टू राइज एंड रिक्रूट सच ट्रूप्स। इन मतलब जिस तरह का पैदल सैनिक था, उनका डिसिप्लिन पैदल सैनिक था, उसी तरह से ये भी रिक्रूट करना चाह रहे थे। इन पार्टिकुलर महादजी शिंदे हैड ए लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। Swords and lances were the preferred weapons of the Maratha. तो भाला और जो तलवार था उनका प्रेफर्ड वेपन्स था। हाउएवर दे आल्सो यूज्ड गन्स इन सीजेबल मैनर्स। गन्स भी यूज करते थे लेकिन कम करते थे। रॉकेट्स वेयर यूज्ड इन मिलिट्री कैंपेन्स फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ एंड बाई 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स वेयर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। और कुछ मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी यूज करते थे। देखिए इस तरह के उनके वेपन्स थे। देखिए गन भी दिखाया गया, और चाकू व तलवार तो भर भर के, ये गन है, ये रॉकेट है, मेटल रॉकेट्स है ना। इस तरह से एज वी सॉ अर्लियर, फोर्ट्स वेयर इनिशियली द मेन स्टे ऑफ मराठा पावर। छत्रपति शिवाजी कंट्रोल्ड and built a considerable number of forts as they were essential to strategically control important routes and shelter the army even engaging in guerrilla warfare। गुरिल्ला वारफेयर के लिए उनको जितना भी चीज़ें चाहिए था, वो शुरू से ही उनके माइंड में मेकअप था कि कहाँ कहाँ पे हमको शेल्टर बनाना आर्मी का। और इस तरह से वो बहुत सारे फोर्ट्स भी जो अनऑक्युपाइड फोर्ट्स थे उसको वो कैप्चर कर लिए थे। रामचंद्र पंत आमंत जो सबसे शुरू में लिखते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्रपति थे। इन हिज वर्क ऑन द पत्र द रॉयल इंडिक्ट्स एक्सप्लेन्स फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट्स। फोर्ट्स के बारे में ये जो है रामचंद्र पंत आमंत थे, एक प्रकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बोलते हैं फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डिवास्टेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेंशन। देयरफॉर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स। उस समय क्या था, सारे कंट्री जो थे फोर्ट्स के द्वारा ही सिक्योर कर रहे थे। दिस किंगडम, मराठा किंगडम, वाज क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट Master Shivaji from forts alone. A great enemy like Aurangzeb invaded his kingdom, conquered great empires like Bijapur and Bhaganagar, but it was due to forts that the Maratha state survived despite decades of onslaught. मतलब उनका कहना था कि ये सब लोग हारे जो अपने फोर्ट नहीं रखने के कारण, लेकिन हमारा मराठा किंगडम बचा रहा फोर्ट्स के कारण। मैरीटाइम सुप्रीमेसी, एज वी सा छत्रपति शिवाजी क्रिएटेड ए नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट। नेवी को क्रिएट किए थे जो रिवोल्यूशनरी था वेस्ट कोस्ट के तरफ। इन द 18th सेंचुरी कान्होजी एंग्री गाइडेड द मराठा टू विक्ट्री इन मेनी नेवल बैटल। कान्होजी, इस पे भी मूवी बन चुका, guided the Maratha to victory in many naval battles, thanks to a clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as technologically advanced as the European ones. यूरोपियन वन से ज़्यादा एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेक्निक और ज्योग्राफी के नॉलेज के कारण उन्होंने उस पर मतलब कि ओवरकम किया। At that time, the main strength of Europeans in India was their navies. यूरोपियंस का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या था? नेवीज में। They forced Indians to purchase their naval trade passage cartage in Portuguese. मतलब कोई भी अगर इंडियंस का मतलब कि अगर नेवल व्यापार करना है तो उसको कार्टेज लेना पड़ता है एट ए प्राइस। एनी शिप विदाउट ए पास वाज नॉट कॉन्फिस्केटेड, मतलब पास ही नहीं हो सकता, उससे आगे जा ही नहीं सकता। द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेज फ्रॉम द यूरोपियन देमसेल्फ, हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेवलिंग कान्होजी एंग्रे ए पायरेट। और इस प्रकार से यूरोपियन लोग क्या मानने लगे? कान्होजी को
एक पायरेट मानने लगे, एक मतलब कि समुद्री डाकू मानने लगे। इस तरह से देख सकते हैं मराठा ग्रैब्स एंड गैलीवेट्स अटैक्स एट इंग्लिश शिप फ्रॉम ए पिक्चर इन द पोसेशन ऑफ सर अर्नेस्ट रॉबिन्सन। दिखाया गया है कि बड़े बड़े यूरोपियन लोग को मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप पे अटैक कर, जो दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप्स, उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि इनके शिप की कहानियाँ भी काफ़ी प्रचलित थी। डोंट मिस आउट। इन 1665 फोर शिप्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी फ्लीट रीच्ड मस्कट। कहाँ पहुँचा? मस्कट पहुँचा। रीच्ड मस्कट, द कैपिटल ऑफ ओमान। यह क्या था? कैपिटल ऑफ ओमान था। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मेन ऑन बोर्ड। मतलब कि एक तो रूलर जो ओमान का मस्कट जब पहुंचा तो वहाँ का जो रूलर था वे सारे लोग को कैप्चर कर लिया जो भी उस बोट पे थे। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड ए फ्यू शिप्स। वह तैयारी भी करने लगा कुछ शिप के साथ अटैक करने के लिए शिवाजी के कोस्टल पोसेशंस, मतलब उनकी संपत्ति पे, तटीय संपत्ति पे। बट ऑन हियरिंग दैट छत्रपति शिवाजी नेवी कंटेंड मोर देन 100 शिप्स, उसने 4 शिप को पकड़ा था। और जब उसे पता चला कि 100 से भी ज़्यादा शिप है छत्रपति शिवाजी के पास, तो ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विथ हिज शिप्स, और वह अपने पोतों के साथ बंदरगाह के पीछे हट गया। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया कि शिवाजी का नेवी सिस्टम कितना स्ट्रांग था और कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए ओमान के राजधानी मस्कट तक जाते थे। हम आगे देखेंगे कि वे व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मलेशिया के मलक्का, यमन के मोचा और ओमान के मस्कट से भी जाते थे। और अगर आपको याद होगा कि ऊपर आपने देखा होगा, अगर ये अगर आपने पॉलिटिकल मैप देखा होगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि इधर मलक्का जाने के लिए यहाँ से है पोर्टो नोवा से, और इधर मस्कट एंड मोचा जाने के लिए दाभोल से। तो ये 2 एरिया जो है उनका क्या है? कोस्टल पोर्ट है। पोर्ट में दाभोल भी आता है, राजापुर भी आता है, मलगांव भी आता है, बेंगुरुला भी आता है और पोर्टो नोवा भी आता है। तो दाभोल और पोर्टो नोवा जो दोनों, एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है। दाभोल से मस्कट और मोचा जा सकते थे। और ये मोचा क्या है? यमन की राजधानी था उस समय। और जो ये मस्कट है ये ओमान की राजधानी था, और मलक्का जो था ये मलेशिया की राजधानी था। तो इस प्रकार से ये 3 जगह से वो क्या करते थे? समुद्री व्यापार करते थे। अब हम देखेंगे कि शिवाजी के समय, मराठा के समय जुडिशियल सिस्टम कैसा था उनका। द मराठा हैड एन इफिशियंट जुडिशियल सिस्टम। उनका जो जुडिशियल सिस्टम था वे काफ़ी कुशल था। रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडर्नेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट द डेथ पेनल्टी। मतलब कि उनका कहना था कि मृत्युदंड एकदम संयमित प्रयोग होता था। तो उनका जो था द डेथ पेनल्टी का क्या होता था? बहुत सीमित। आज के डेट में जितना मतलब कि होता है उसी तरह से उस समय भी होता था। द पंचायत, नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द करेंट डे पंचायत, ए गवर्नमेंटल बॉडी वाज ए लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल एंड प्रोमिनेंट मैन। मतलब उस समय का जो पंचायत था और आज का जो पंचायत है वो दोनों अलग अलग है। आज का गवर्नमेंटल बॉडी का जो पंचायत है नाम सेम था, लेकिन उस पंचायत में क्या था? उसके मेन बॉडी में लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स, सम्मानित व्यक्ति एंड प्रोमिनेंट मैन। मतलब उस समय जो था वह स्थानीय अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उनके समय के पंचायत में कौन कौन लोग थे। तो लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल एंड प्रोमिनेंट में, एंड द मेन बॉडी हैड डिलीवर्ड जस्टिस। और उसका मेन बॉडी क्या होता था? न्याय का वितरण करता था। एन अपील कुड बी मेड टू मराठा चीफ। और जब अगर कोई व्यक्ति को नहीं लगा कि सही है मेरे साथ न्याय हुआ है,
तो वह मराठा चीफ के पास जाके अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट मतलब उनसे अपील की जा सकती है। एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट टाउन्स सच एज पुणे, इंदौर etc, द कोतवाल यादव पुलिस, उस समय क्या बोला जाता था, हमारे यहाँ कोतवाल बोला जाता था। ये पुलिस का जो नाम पड़ा है ये बाद में पड़ा है। बाज ऑल्सो डिप्लॉयड टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द सिटी। तो मतलब कोतवाल और पुलिस को भी क्या किया गया था, तैनात किया गया था ताकि सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। तो कोतवाल पुलिस पंचायत और जुडिशियल सिस्टम में डेथ पेनल्टी का बहुत सीमित प्रयोग, ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो इनके जुडिशियल सिस्टम में जो तीन बातें थी वो मैंने एक जगह लिख दिया कि लिमिटेड यूज़ ऑफ डेथ पेनल्टी। पंचायत जो सिस्टम था वो लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल और प्रोमिनेंट मेन से बना था। अगर इससे कोई आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता था तो अपील करने के लिए मराठा चीफ के पास जा सकता था। और विद इन द सिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोतवाल और पुलिस भी था, जैसे पुणे और इंदौर में। अब आगे देखेंगे कि ट्रेड नेटवर्क उनका कैसा था। छत्रपति शिवाजी इनकरेज्ड ट्रेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ। मतलब ये एक तो इनकरेज किए थे बहुत सारे ट्रेड को और खुद भी उसमें लगे हुए थे, और एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड। He and his official had their own ships which they regularly sent to ports as far as away मोचा in यमन, यमन के मोचा में, मस्कट में, ओमान के मस्कट में, और मलक्का इन मलेशिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोचा और मस्कट दाभोल से, अभी हमने देखा कि मोचा और मस्कट कहाँ से जा रहे हैं, मोचा और मस्कट हम लोग जा रहे हैं दाभोल से, और वहीं मलक्का जाने के लिए क्या यूज कर रही है, पोर्टो नोवा। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड चलाया था, समुद्री फॉरेन ट्रेड। सम ऑफ दीज सीज कैरिड कार्गो लाइक गोल्ड, टेक्सटाइल्स etc. रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, मतलब इन्होंने रोड भी कंस्ट्रक्ट किया था और उसको मेंटेन भी करते थे। इन पैलेसेस सच एज उड़ीसा इन द 18th century a network of ferries was maintained for riverine transport। मतलब समुद्र, मतलब यहाँ रिवर का बात हो रहा है कि तालाब में भी सही से मतलब आप जा सकें, पोत को लेके जा सकें, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, नेटवर्क ऑफ फेरीज बनाया था, बहुत सारा पुल बनाया था छोटा छोटा उसके ऊपर। ब्रिज वेयर बिल्ट ओवर रिवर्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स, मतलब रिवर्स और स्मॉल स्ट्रीम्स में उन्होंने क्या बनाया था, क्या बनाया था, ब्रिजेज बनाया था। तो नदी परिवहन, नेटवर्क ऑफ फेरीज, नदी परिवहन को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, रिवरीन ट्रांसपोर्ट बनाया था। कल्चरल रिवाइवल क्या हुआ था इस समय, ट्रेड नेटवर्क देख लिए, जुडिशियल सिस्टम देख लिए, अब कल्चरल रिवाइवल कैसा था। द मराठास कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू इंडियाज कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब कल्चरल डेवलपमेंट में भी मराठा लोग का काफ़ी योगदान था। छत्रपति शिवाजी विजन ऑफ स्वराज इज इविडेंट इन हिज सील, उनके सील में भी दिखता है, विच कैरीड ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन ए नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रिविलेंट पर्शियन सील्स। मतलब कि क्या किया था कि मतलब स्वराज का जो है दृष्टिकोण, उनका स्वराज का जो दृष्टिकोण है वो उनके मुहर में भी दिखता है, जिसमें देख सकते हैं कि एक संस्कृत अभिलेख अंकित था प्रचलित पारसी मोहरों से भिन्न। दिस सील डेट इज ऑथोरिटी ऑफ छत्रपति शिवाजी द सन ऑफ शाहजी वैक्सिंग लाइक द न्यू मून रिवर्ड
बाय द वर्ल्ड रीजन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। मतलब इसमें कह रहा है कि शाह जी के जो पुत्र शिवाजी का यह मुहर है जो विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती। यह जो सील दिखाया गया है इसमें सन ऑफ शाह जी के बारे में बताया गया है और उनके बारे में बोला गया है कि वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, मतलब नव चंद्र की भांति बढ़ते हुए, रिवर्ड बाय द वर्ल्ड रीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, पीपुल के वेलफेयर के लिए। और ये संस्कृत में लिखा गया मुहर है, उनका सील है। छत्रपति शिवाजी ऑल्सो कमीशनड ए ट्रीटाइज कॉल्ड राज्य, क्या था, राज्य व्यवहार कोश। राज्य व्यवहार कोश भी उन्होंने क्या किया था, कमीशन किया था मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग द मराठी लैंग्वेज। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट फॉर द प्रीवेलेंट पर्शियन वर्ड्स यूज्ड इन डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, as a result of which the percentage of foreign loan words in Maratha diplomacy decreased considerably। मतलब ये बता रहा कि जो उस समय जो फारसी चलने लगा था, दिल्ली सल्तनत के गठन के बाद जो पर्शियन लैंग्वेज, जिसको फारसी कहते हैं, पर्शियन लैंग्वेज जो यूज होने लगा था राज व्यवहार में, उसको कम करने के लिए, मतलब कि विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो, उसके लिए इन्होंने संस्कृत से शब्द को लेते हुए मराठा को क्या किया, इनरिचमेंट किया। छत्रपति शिवाजी, मतलब एक तो यहाँ पे दो चीज़ें कि पर्शियन वर्ड जो यूज हो रहा था डिप्लोमेटिक एक्सचेंज में, उसके जगह पे उन्होंने संस्कृत से वर्ड लेकर क्या किया, मराठी डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली, लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज, मतलब ये पर्शियन जो फॉरेन जो लोन वर्ड्स था मराठा में कम होते चले गए। छत्रपति शिवा वाज ए डिवोट हिंदू who respected other religions while upholding his own. His saffron-colored flag was adopted by all Maratha। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक तो ये धर्मनिष्ठ हिंदू थे और दूसरे को भी, मतलब कि दूसरे धर्म को भी क्या करते थे, अपहोल्ड करते थे, मतलब उनको रिस्पेक्ट करते थे। और इनका जो कलर था भगवा ध्वज था, क्या था, भगवा, सैफरन कलर्ड फ्लैग था। ही रिविल्ट डिस्क्रेटेड टेम्पल्स, डिस्क्रेटेड टेम्पल्स मतलब होता है अपवित्र किए गए मंदिर, जो औरंगजेब के द्वारा प्रोमोटेड संस्कृत एंड मराठी लिटरेचर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स, इतने चीज़ को ये प्रोमोट कर रहे थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि अपवित्र मंदिर जो था उसको उन्होंने क्या किया, रिबिल्ड किया, संस्कृत को प्रमोट किया, मराठी को भी प्रमोट किया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी प्रमोट किया और ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी प्रमोट किया। बट परहैप्स ही कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज बाय गिविंग पीपुल ए डेमोन्स्ट्रेशंस दैट माइटी किंगडम and empires could be defeated and the Maratha could maintain, expand and administer an empire of their own। मतलब इसमें कह रहा है कि मतलब जितने भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनरुत्थान में तो योगदान दिए ही, और उन्होंने यह भी दिखाया कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों को पराजित किया जा सकता है और मराठा अपने साम्राज्य का निर्माण, विस्तार और प्रशासन कर सकते हैं। मराठा क्या कर सकते हैं, अपने मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एम्पायर को। द माइटी मराठा वोमेन, मराठा के साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे वोमेन हुए जो काफ़ी नाम हुआ, उसमें सबसे पहला नाम आता है ताराबाई का। ये क्या थे, राजा राम के वाइफ थे। वाज ए फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड इन the early 18th century after the death of her husband Rajaram, realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected,
सी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठा आर्मी एंड सेंड देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ। जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है तो उस समय क्या था, औरंगजेब के डेथ होने के बाद सबसे ज़्यादा मराठा अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो ताराबाई के अंडर ही हुआ। इन दैट सेंस सी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। मराठा शुरू से ही क्या थे, साउथवर्ड एक्सपेंशन थे, औरंगजेब को फंसा के रखे थे दक्कन की तरफ। लेकिन ताराबाई ने औरंगजेब के मरने के बाद नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन किया। Her sense of military strategy and her tenacity outsmarted the Mughal Empire and preserved Maratha independence during a critical period। मतलब एक तो कि उनको सैन्य रणनीति काफ़ी ज़्यादा था और मुगल साम्राज्य को परास्त किया और एक कठिन समय में मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की। मतलब जिस समय औरंगजेब का डिक्लाइन हुआ उसी समय ऑलमोस्ट मराठा में भी डिक्लाइन हुआ था, लेकिन ताराबाई ने उस डिक्लाइन के मतलब कह सकते हैं कि डिक्लाइन को काफ़ी हद तक स्टॉप कर दिया, रोक दिया और नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन भी किया। ताराबाई इन बैटल पेंट बाई एम.बी. धुरंधर। अब ये सब एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है कि ताराबाई को पेंटिंग को किसने किया था, तो एम.बी. धुरंधर किए थे। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। और नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन हुआ था इन्हीं के समय, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके हस्बैंड का नाम राजा राम था, ये भी पता होना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर बाजे सीएन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। ये क्या थे, एक उत्तराधिकारी थे। वन ऑफ द चीफ फैमिली इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। मतलब ये जिस समय उत्तर भारत में मराठा का विस्तार हो रहा था उस समय इनकी भी भूमिका काफ़ी ज़बरदस्त थी। ड्यूरिंग द 18th century दिस डायनेस्टी रूल्ड ए किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया। और मध्य भारत में इंदौर के आसपास के विशाल क्षेत्र पे भी इन्होंने शासन किया। सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर। तो सेंट्रल इंडिया में इंदौर के आसपास ही इनका शासन रहा और मराठा का जो एक्सपेंशन हुआ नॉर्थ इंडिया में उसमें भी इनका क्या था, हाथ था। और ये मतलब कि एक अच्छे फैमिली होलकर से आते थे। इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन सी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 ईयर्स। मतलब अपने स्टेट्स को ये 30 ईयर्स तक गवर्न करते रहे, एडमिनिस्ट्रेटिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल का भी ख्याल रखा। अहिल्या वाइज बाज अ डिवोट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इनको क्या कह रहा है कि अहिल्याबाई जो थे वो डिवोट पर्सन थे हु बिल्ट एंड रीस्टोर्ड 100 ऑफ टेम्पल्स। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोट थे और रीस्टोर किए थे 100 ऑफ टेम्पल्स को, घाट्स को, वेल को, रोड को थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू द रामेश्वर इन द साउथ। मतलब केदारनाथ से लेके रामेश्वरम तक अहिल्याबाई जी ने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल, घाट, वेल और रोड ये सब को बनवाया। मोस्ट फेमसली शी रिवील्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल in Varanasi that had been destroyed by Aurangzeb and the Somnath temple in Gujarat that had been destroyed by महमूद गजनी। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल और औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था तो उसके बाद ये रीबिल्ड किए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। इन्होंने महेश्वर बुनाई उद्योग को भी क्या किया, बढ़ावा दिया। महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश में था उसको भी प्रमोट किया। रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स को क्या किए, डेट कंटिन्यू टू थ्राइव टूडे, और आज भी फल फूल रहे हैं इन्हीं के चलते। तो ट्रेडिशनल हैंडलूम को इन्होंने बढ़ावा दिया।
देखिए 200 पैसा मतलब 2 रुपया का इनके नाम पे पोस्टेज है। ए पोस्टेज स्टैम्प कोमेमोरेटिंग अहिल्याबाई होलकर, मतलब उनकी याद में क्या है, स्मृति में एक डाक टिकट बनाया गया। डोंट मिस आउट द मोदी स्क्रिप्ट। अब ये नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं है, ये मोदी स्क्रिप्ट एक कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी, कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी was the main script used by Maratha for their correspondence। मतलब क्या है, यह एक तरह से देवनागरी लिपि का कर्सिव राइटिंग है। ए सैंपल ऑफ छत्रपति साहू महाराज हैंड राइटिंग इन मोदी स्क्रिप्ट, छत्रपति साहू महाराज के द्वारा लिखा गया मोदी स्क्रिप्ट में हैंड राइटिंग है उनका। छत्रपति शिवाजी एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर। फॉर इंस्टेंस द भोसले ऑफ नागपुर इमर्ज्ड एज द enthusiastic supporters of local culture and traditions। मतलब आप देख सकते हैं कि एक तो मतलब छत्रपति शिवाजी हमेशा इंस्पायर्ड किए हैं अपने उत्तराधिकारियों को, और स्थानीय संस्कृति और परंपरा के भी उत्साही समर्थक के रूप में उभरे। जैसे देखिए, द वर्शिप ऑफ द डाइटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा विच वॉज ऑप्टेन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूलर, मुगल रूलर के द्वारा क्या किया गया था, इनकी पूजा को बंद कर दिया गया। बाज रिवाइव्ड विद द सपोर्ट ऑफ मराठा, और इसको फिर से शुरू किया गया मराठा के काल में ही, सपोर्ट में ही। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम ए फ्यू रिमार्केबल मराठा वोमेन, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे आया, मराठा वोमेन से ये सब चीज़ें आया, योगदान हुआ सबसे ज़्यादा मराठा महिला से। लेट अस हियर अबाउट टू ऑफ देम, और ये दो गो के बारे में पीछे बताया गया। तो एक ताराबाई और एक अहिल्याबाई होलकर, ये दो गो का, दो वोमेन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा संरक्षण किया गया हिंदू धर्म को। अब चलते हैं हम इन फोकस तंजावुर। अब तंजावुर के तरफ चलेंगे जहाँ पे ट्रेडिशनल तंजावुर स्टाइल में बहुत सारे आर्ट्स देखेंगे। Let us turn southward to witness another example of cultural contribution। Ekoji, the half brother of छत्रपति शिवाजी। हाफ ब्रदर यहाँ क्या कहा जा रहा है, मतलब उनके एक तरह से जायज भाई नहीं थे, मतलब कह सकते हैं कि क्या बोले, एक तरह से आप उनको बोल सकते हैं सौतेला भाई। क्या बोल सकते हैं, हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई। conquered the Tanjavur region in present day Tamil Nadu in the late 17th century, marking the beginning of Maratha rule in the area। इस एरिया में क्या था, मराठा का एको जी का शासन शुरू हुआ। द तंजावुर मराठा स्पेशली हेल्प्ड क्रिएट ए सिंक्रेटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन। कैसा क्रिएट किए, सिंक्रेटिक, they were great patrons of the arts and many of the rulers themselves were poets and dramatists। बहुत सारे क्या थे, कवि थे और नाटककार थे। ये ट्रेडिशनल तंजावुर स्टाइल पेंटिंग दिखाया गया है, फीचरिंग डिलिकेट गोल्ड फॉयल वर्क that lends it a rich radiant appearance। This style flourished under the patrons of the Maratha। एको जी के अंडर इस तरह के पेंटिंग का क्या हुआ, जिसमें गोल्ड फॉयल का वर्क था और क्या था, रेडियंट अपीयरेंस था, रेडियंट अपीयरेंस था। हैव यू हियर्ड ऑफ द डांस फॉर्म भरतनाट्यम? Did you know that this dance form has a deep connection with the Maratha? मतलब ये जो भरतनाट्यम जो डांस है उसका मराठा के द्वारा मराठा से डीप कनेक्शन है। कैन यू फाइंड आउट व्हाट दिस कनेक्शन बाय, और आप बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली भरतनाट्यम में जितने भी तकनीकी ढांचे डेवलप हुए हैं, टेक्निकली जो भी चीज़ें आई हैं,
उसमें मराठा लोगों के ही कवि और नाटककार के द्वारा उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए भरतनाट्यम के साथ मराठा लोगों का काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ऑफ ऑल द तंजावुर मराठा रूलर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेरोफजी सेकंड द्वितीय आर द मोस्ट नोटेबल। इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस तंजावुर मतलब कि आर्ट्स में। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मेनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। एक तो बहुत ज़्यादा इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज का क्या थे, ज्ञाता थे। एंड रोट ए मराठी प्ले नेम्ड देवेंद्र कुरावंजी। मतलब एक मराठी प्ले लिखे थे जिसका नाम था देवेंद्र कुरावंजी, वेयर ही डिस्क्राइब्स वर्ल्ड ज्योग्राफी इन डिटेल एज वाज नोन एट द टाइम। और उसमें क्या था, वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया गया था। सेरोफजी पेट्रोनाइज्ड मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत जो है इसी समय शेप लिया, टुक शेप एज डिड द अर्ली स्टेज ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। एक तो मतलब उनके ही काल में कर्नाटक संगीत का विकास हुआ तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के प्रारंभिक चरण विकसित हुए। भरतनाट्यम के जितने भी अर्ली स्टेज थे वे किसके समय में, इन्हीं के समय, इसी तंजावुर मराठा रूलर्स के समय में डेवलप हुए। तो दो डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कर्नाटक म्यूजिक और दूसरा भरतनाट्यम। मराठी इंस्क्रिप्शंस ऑन ए वॉल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली। भोसले फैमिली का ये बृहदेश्वर टेम्पल के मराठी इंस्क्रिप्शन वॉल पे लिखा गया है। मराठी इंस्क्रिप्शंस जो भोसले फैमिली के इतिहास को बताता है। सेरोफजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड इस्टेब्लिश्ड द धनवंतरी महल। और क्या बनाए थे, एक धनवंतरी महल बनाए, सेंटर ऑफ द मेडिसिन डेट ऑफर्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग बोथ इंडियंस एंड वेस्टर्न मेडिसिन। मतलब एक तो ये दोनों को क्या किए थे, इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन को वहाँ पे मिक्सचर किए थे, कॉकटेल किए थे, और क्या बनाए थे, मेडिसिन के लिए एक धनवंतरी महल बनाए थे जहाँ फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। ही ऑल्सो स्टार्टेड ए प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट किए थे। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाई ए नेटिव रूलर। ये पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है जो किसी नेटिव रूलर के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेज लोग तो प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर रहे थे, लेकिन इंडिया में अगर कोई इंडियन कोई शुरू किया था तो वो थे सेरोफजी सेकंड। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली inscribed on the wall of the Brideshwar temple at Tanjavur, which is one of the largest single inscription in India। मतलब कि पूरा एक ही दीवार पे इससे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन कहीं नहीं लिखा गया। ए रिकॉर्ड फॉर पोस्टेरिटी। और ये क्या दिखाता है, मतलब कि उस समय एक अमूल्य धरोहर को दिखाता है। यह एकल शिलालेख में से एक है और भावी पीढ़ियों के लिए क्या है, एक अमूल्य धरोहर है। द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल with a mix of many influences, the local Tamil culture, the Telugu culture of the former rulers and the current rulers Marathi culture interacted with each other। मतलब तेलुगु और मराठी का यहाँ पे क्या होता है, एक संगम होता है, एक सांस्कृतिक परिवेश बनता है बहुभाषी का। अब आगे पढ़ते हैं द मराठा लीगेसी। द मराठा रूल challenged Mughal dominance and established the largest Indian empire
बिफोर द ब्रिटिश, ब्रिटिश से पहले और मुगल के बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, मतलब मुगल के साथ साथ कह सकते हैं कि औरंगजेब के साथ साथ एक लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर रहा मराठा ओवर द सब कंटिनेंट, कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया. They set up a new way of governing with an efficient administrations and also revived the local Hindu tradition. एक तो इनके यहाँ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस था और क्या था, लोकल हिंदू ट्रेडिशन को क्या किए थे, रिवाइव किए थे. विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना भेदभाव के. देयर ब्रेव फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल एंड फॉरेन पावर वाज ड्रिवन बाय द फेरी आइडल ऑफ स्वराज. मतलब इनका जो लड़ाई था, ये जो दमनकारी शासन के विरुद्ध फाइट अगेंस्ट क्या था, ऑपरेसिव रूल जैसे औरंगजेब का एंड फॉरेन पावर दोनों, जैसे पुर्तगीज वगैरह जो दास व्यापार कर रहे थे, दोनों के खिलाफ उनका जो स्वराज का जो रूप था वे क्या था, आदर्श प्रेरणा था. लेटर इट इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू बिलीव दे कुड गवर्न देमसेल्व्स. और बहुत सारे इंडियन इनके बाद ये मानने लगे थे कि हम अपना गवर्निंग, अपना मतलब कि अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, हमको बाहर का आदमी का ज़रूरत नहीं है. प्लांटिंग द अर्ली सीड फॉर इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट. और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का ये क्या था, अर्ली सीड था, बीजा रोपण था कि हम अपना शासन खुद चला सकते हैं. बिफोर वी मूव ऑन, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा किंगडम इन द 17th century. Its decades long resistance to Mughal power and the experience gained from this helped in its pan India expansion in the 18th century. मतलब कि एक तो मुगल से काफ़ी ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा करते रहे, जिससे उनको काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ और पैन इंडिया एक्सपेंशन में मदद मिला. द ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठा मोर देन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर. तब मतलब कि ये इनका कहना था, कहते हैं कि ब्रिटिश जो कैप्चर किया इंडिया को, उसमें कहीं ज़्यादा, मतलब मुगलों से भी कहीं ज़्यादा उसने मराठा से कैप्चर लिया. मतलब मराठा के पास इंडिया ज़्यादा था और उसी से उसने मतलब कि इफेक्टिवली फ्रॉम मोर देन एनी अदर इंडियन, जैसे मुगल वगैरह से भी ज़्यादा. फोर्ट्स वेयर द कोर ऑफ मराठा स्टेट. फोर्ट्स क्या थे, कोर ऑफ मराठा स्टेट थे. द मराठा कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट्स, दस स्ट्रेटजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन. और इस प्रकार इन फोर्ट्स से ये क्या करते थे, पूरे इंडिया में कंट्रोल करते थे जहाँ जहाँ उनका शासन था. देयर फॉर्मिडेबल नेवी resisted European naval supremacy for quite some time despite lack of access to the latest technology of the time. तो ये जो यूरोपियन नेवल सुप्रीमेसी को बहुत दिनों तक क्या करते रहे हैं, उनका प्रतिकार करते रहे. उनके मतलब कह सकते हैं कि उनको लंबे समय तक नौसैनिक वर्चस्व का प्रतिकार किया, यूरोपीय नौसैनिक का. जबकि उनका मतलब डिस्पाइट लैक ऑफ एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच नहीं थी, उसके बावजूद यूरोपियन नेवल सुप्रीमेसी को क्या किए, बहुत जगह हरा. द मराठा इंस्पायर्ड ए न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस एमंगेस्ट इंडियंस इन वेरियस रीजन्स, दस कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल एंड इनोवेशन. मतलब कि मराठों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के मध्य एक नई सांस्कृतिक आत्मविश्वास का क्या किया, संचार किया और सांस्कृतिक पुनरुत्थान और नवचार में योगदान दिया. कल्चरल रिवाइवल एंड इनोवेशन में क्या दिया, कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो ये था मराठा. इसके कुछ क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं, तो ये सब अलग वीडियो में देखेंगे. तो ये हमने पूरे मराठा वीडियो को देखा इंग्लिश में, हिंदी में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है.